नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ योगों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। जैसे कि पिछली वीडियो जो बनाई थी मैंने, वो बनाई थी कि मालव योग किन किन राशियों को बहुत ही बेहतरीन फल दे रहे हैं, यानी कहाँ से उनको राजयोग दे रहे हैं, कहाँ से उनको ऊपर लेके जा रहे हैं और किन भावों में अच्छे फल दे रहे हैं। उसमें मैंने परिचर्चा की थी कि मालव योग का फलीभूत नहीं होता है, यानी आपकी कुंडली में मालव योग तो बन रहा है लेकिन उसके फल बेहतर नहीं मिल रहे हैं या उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं जो कि मालव योग की चर्चा की जाती है। और जैसा कि मालव योग हो यदि कुंडली में, तो आदमी को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाता है, भौतिक सुखों में आशातीत वृद्धि करता है। और यदि बृहद पराशर होरा शास्त्र को पढ़ा जाए तो उसमें लिखा है कि मालव योग होने से व्यक्ति की जो कांति होती है, यानी व्यक्ति का जो आउटवर्ड अपीयरेंस होता है, बड़ा ही शानदार होता है, बड़ा ही प्रभावोत्पादक होता है, मतलब इफेक्टिव होता है कह सकते हैं। चंद्रमा की तरह चेहरा उसका चमकता हुआ रह सकता है, गोरा रंग होगा और दीर्घायु होगा और भौतिक सुखों में ढेर सारी वृद्धि रहेगी उसके। तो ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि मालव योग जो है तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आदमी को। लेकिन कई लोगों की कुंडलियों में मालव योग बना है, उसके बावजूद ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो उसके पीछे और भी योग हैं जो कि काउंट करते हैं। यानी यदि परफेक्ट एक बना हुआ है, यानी शुक्र जो है अपने परम उच्च बिंदु पे है कह सकते हैं, या परम उच्च अवस्था में है, तो मालव योग जो है वो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। और ये आपकी लग्न कुंडली से भी हो सकता है या आपकी चंद्र कुंडली से भी हो सकता है। लेकिन कारण क्या है कि मालव योग पूरा फलीभूत नहीं हो पाता है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट करने में, कुछ राशियां हैं जिनके लिए कि मालव योग बनता है फिर भी पूरा इफेक्टिव नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता, आइए इस पर परिचर्चा करते हैं। खास तौर से यदि मालव योग जो है वो पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट हो, यानी शुक्र जो है वो तुला में हो या वृष राशि में हो या फिर कह सकते हैं मीन राशि में उच्च का हो, लेकिन वो सूर्य से कह लें, मंगल से कह लें, राहु से कह लें, इन जो पाप ग्रह हैं आपके, इनसे पीड़ित हो, इनसे दूषित हो कहीं से, तो फिर ये फल जो है पूरे आपको नहीं मिलेंगे। वो आपकी लग्न कुंडली में भी हो सकता है, वो आपके चंद्र कुंडली में भी हो सकता है। और कुंडली में यदि शुक्र जो है मालव योग तो बना रहा है लेकिन डिग्री वाइज वो मृत है कह सकते हैं, या कुमार है वो कह सकते हैं, या बाल है, तो बहुत फल नहीं देगा। उसका युवा होना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं कि मृत या कुमार या बाल में फल नहीं देता है, वो उसमें भी फल आपको मिलते हैं, लेकिन जो आपको फल 100% युवा देगा वो जो है शुक्र जो है आपको नहीं दे पाएगा। वो यानी 20% या 30% ऐसे ही फल आपको मिलेंगे। तो पूरी तरह की संरचना जो है वो शुक्र नहीं बना पाता है आपके भौतिक सुखों के लिए। तो पीड़ित होने से आपके मालव योग में कमी आ जाती है। अब कुछ राशियां ऐसी हैं जिस पर मैंने पहले ही परिचर्चा की कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें मालव योग बड़ा ही शानदार बनता है लेकिन फल उनको नहीं मिल पाते हैं। रीज़न ऐसा है इसमें कि जैसे आप धनु लग्न को ले लिए, धनु लग्न के लिए यदि शुक्र जो है वो उनके चतुर्थ भाव में है, यदि मीन राशि में, तो मालव योग बनेगा ये चीज़। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो वृष राशि और तुला राशि जो है इनकी 6वीं और 11वीं राशि पड़ेगी। तो यहाँ पे 6वें और 11वें का लॉर्ड होकर चतुर्थ में बैठना, ये चीज़ें दिखाता है कि मालव योग का जो धनु राशि वाले ये बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाते हैं, उन्हें उस हिसाब के फल नहीं मिलते हैं, या कह लें कि वो फलीभूत नहीं होता। जबकि चतुर्थ भाव में होने का मतलब है कि सुखों में आशातीत वृद्धि होनी चाहिए। और पंच महापुरुष योग है तो ढेर सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, माता से संबंध अच्छे होने चाहिए, भूमि का, भवन का, वाहन का सुख होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो कारण वही है उसका कि 6वें और 11वें यानी दोनों जो है उपचय भाव कह लें या अशुभ भाव कह लें, उनका लॉर्ड होकर चतुर्थ भाव में बैठने से पूरे फल नहीं मिल पाते हैं। तो अब जिनके लिए मालव योग बना है धनु राशि या लग्न वालों के लिए, तो उनका ये रहता है कि मेरे में तो मालव योग है, फल पूरे नहीं मिल रहे हैं। तो रीज़न उसके पीछे यही है कि आपके 6वें 11वें का लॉर्ड होके थोड़ा आकारक होकर आपके चतुर्थ भाव में आ गया, चीज़ें बहुत बेहतर नहीं दे पाएगा। मकर लग्न को कह लें, धनु लग्न की बात थी कि नहीं दे पाएगा, मकर लग्न के लिए कह लें तो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार फल देता है मकर लग्न के लिए। 10th हाउस में रहेगा, तुला राशि जो है वो इनके 10th हाउस में जाएगी, और 10th हाउस में तुला राशि जाने से इनका निश्चित रूप से जो बनेगा मालव योग वो बहुत ही शानदार रहेगा। तो ये चीज़ें दिखाता है कि जैसे धनु लग्न के लिए बहुत अच्छा नहीं था, लग्न के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो उनके में मालव योग बनता है तो उन वालों को विशेष वृद्धि देगा, विशेष सुविधाएं देगा, ढेर सारे फल भी देगा, ढेर सारे अच्छे फल देगा, राजयोग भी पूरा देगा। वृष राशि के लिए ले लें तो वृष राशि के लिए यदि केंद्र में रहता है और तुला जो है उसकी 6वीं राशि हो जाएगी वृष राशि के लिए, तो 6ठे का लॉर्ड होके और आपके केंद्र में बैठ रहा है, तो बना तो वृष राशि के लिए भी कहा जाता है कि शुक्र जो है वृष राशि में जो है अपने खुद की राशि में है, लेकिन 6th का भी लॉर्ड है, तो ये वो फल नहीं देगा। वृष राशि के लिए उतनी चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी या वृष लग्न के लिए उतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी।
क्योंकि जो तुला है वो भी इनके चला आएगा छठे भाव में, और तुला राशि का लॉर्ड होके जाना वहाँ पे बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है। तो मालव योग भले बने हुए हैं और डिग्री वाइज कमजोर यदि हैं तो और भी अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो वृष राशि के लिए भी मालव योग के थोड़े कह सकते हैं खराब फल मिलते हैं, या थोड़े जो होते हैं उस हिसाब के फल नहीं मिलते हैं जिसके लिए मालव योग जाना जाता है। तुला लग्न को ले लें तो तुला लग्न के लिए केंद्र में मालव योग तो बनेगा, लेकिन उसकी देखें तो वृष राशि जो है वो अष्टम भाव में रहेगी। जैसे कि वृष राशि के लिए तुला जो था छठे भाव में था, तो वैसे ही तुला के लिए वृष जो है वो अष्टम भाव में रहेगा, और अष्टम का लॉर्ड होकर केंद्र में जाना ये भी बहुत फलीभूत नहीं हो पाता। जबकि तुला जो है शुक्र उसके लिए खुद के घर का या कहते हैं मूल त्रिकोण का है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फलीभूत नहीं हो पाता है। तुला लग्न में जितना शनि फल देता है उतना शुक्र फल नहीं देता है। हालांकि दोनों ग्रह राजयोग ले आते हैं, लेकिन जितना अच्छा शनि फल देगा तुला राशि के लिए उतना अच्छा शुक्र फल नहीं दे पाता है। तो रीज़न वही है उसका, क्योंकि उसकी एक राशि जो होती है वो आपके अष्टम भाव में चली जाती है। तो तुला राशि के लिए भी मालव योग अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये फल थोड़ा कह सकते हैं मध्यम देता है। इसी तरह यदि हम वृश्चिक राशि को ले लें, वृश्चिक राशि के लिए भी देखा जाए तो शुक्र जो होता है वो रहेगा तो इनके केंद्र में, कह सकते हैं कि वृष राशि में है, सप्तम भाव में है, मालव योग उसने बनाया है, लेकिन उसकी एक राशि तुला जो है वो 12वें भाव में है। तो यहाँ से ये दिखाता है कि 12वें का लॉर्ड होकर सप्तम में बैठना, तो ये भी दिखाता है कि फल जो है वो आपको उस हिसाब के नहीं मिलेंगे जैसे कि मिलने चाहिए। और आपकी नैसर्गिक कुंडली में यदि हुई चीज़ें वैसी तब तो अच्छे फल देगा, लेकिन यदि नैसर्गिक कुंडली में भी शुक्र जो है वो कहीं से कमजोर है, अशुभ है, डिग्री वाइज कम है, तो फिर आपको इस मालव योग के बहुत फल नहीं मिलेंगे। तो देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं गूढ़ विषय है ज्योतिष। इतना आसान नहीं है सारी चीज़ों को फलीभूत करना, कि आपने सारी चीज़ें देखी, मालव योग बना है, फल आपको बता दिया कि आपको ढेर सारे फल मिलने वाले हैं, राजयोग आने वाला है, और राजयोग आपको नहीं मिल पा रहा है। तो रीज़न कहीं ना कहीं से है। तो कुंडली का अध्ययन करना, उसका प्रिडिक्शन करना और उसके फलादेश को बताना, ये एक जो कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है। सारी चीज़ों पे एक चर्चा करनी पड़ती है, एक उस पर दिमाग लगाना पड़ता है, और आपके अष्टक वर्ग से लेके और आपके लग्न तक को सारी चीज़ों को यदि देखा जाए तो ही फलादेश किया जा सकता है, कह सकते हैं। और तुरंत बस लग्न देख के उस पर फलादेश कर देना, ये चीज़ें जो है एकदम उचित नहीं है। और ना ही गोचर के फल जो हैं वो इस तरह से फलीभूत होते हैं। तो गोचर की कुंडलियाँ, गोचर के वीडियो तो बनते रहते हैं कुंडलियों के हिसाब से, गोचर कुंडली के हिसाब से, लेकिन आपको अपनी नैसर्गिक कुंडली, आपकी नवांश को कह लें, आपके दशमांश को कह लें, आपके सप्तमांश को कह लें, ये सारी चीज़ें जो अष्टक वर्ग में कुंडलियाँ, उनको देखने के बाद जो प्रेडिक्शन होता है वो एक कह सकते हैं एक संपूर्ण प्रेडिक्शन होता है, एक संपूर्ण फल उसका होता है। बाकी जो गोचर बताए जाते हैं, गोचर एक आपके लिए कह सकते हैं एक आउटवर्ड जो है वो प्रेजेंटेशन है कि आपका गोचर हुआ है तो आप पे क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है, आपकी कुंडली उसको किस तरह से प्रभावित करती है। ये चीज़ें आपकी नैसर्गिक कुंडली और आपके अष्टक वर्ग की चीज़ों पर निर्भर होती है। तो गोचर के हिसाब से अपनी कुंडली जरूर आप देखा करें, बेसिक जो आपकी जब बर्थ चार्ट है उस दोनों को मिला के फलादेश निकाला करें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। ऐसे ही यदि हम कह लें मीन लग्न को ले लें, मीन लग्न के लिए देखा जाए तो उसके थर्ड का भी लॉर्ड होगा, यानी जो तीसरा भाव है उसका भी लॉर्ड होगा, 2 अंक लिखा रहेगा वहाँ पे, और उसके अष्टम का भी लॉर्ड रहेगा जहाँ 7 अंक लिखा रहेगा। तो दोनों जो हैं खराब भाव हैं, दोनों को देखा जाए तो आयु के भाव होते हैं और दोनों ही खराब भाव में गिने जाते हैं यदि तीसरे भाव और अष्टम भाव को देखा जाए, और उसका लॉर्ड होके आपके केंद्र में बैठ जाना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 2 खराब भाव का स्वामी होके और केंद्र में चला जाए, बैठ जाए उच्च का होके, तो भी वो आशातीत फल नहीं दे पाता है। तो आपकी अपनी नैसर्गिक कुंडली देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे उसने मालव योग तो बनाया मीन लग्न के लिए, लेकिन फिर भी वो बेहतर हुआ कि नहीं, बेहतर परिणाम दिया कि नहीं दिया उसने। तो इतनी चीज़ें काउंट करने के बाद तब एक निर्णय लेना ये ज़्यादा एक फ्रूटफुल होता है, ज़्यादा एक फलदायक होता है, कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि मालव योग है तो बहुत सी कुंडलियों में, बहुत सी राशियों में है, लेकिन फिर भी वो उतने हिसाब से फल दे पा रहा है कि नहीं, इस पर परिचर्चा की जाएगी कि मालव योग फल क्यों नहीं दे पाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और चीज़ें कैसे गुजरती हैं। जैसे 4 से 26 के बीच में मालव योग तो बना हुआ है, 4 मई से लेकर 26 मई के बीच में, लेकिन आपको फल पूरे में क्यों नहीं मिलेंगे और मिलेंगे तो क्यों मिलेंगे, ये दोनों चीज़ों पे परिचर्चा जरूरी थी, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी की और इस वीडियो में भी की है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और कुंडली में बार बार कहता हूँ कि दोनों मिलाया करिए, अपनी नैसर्गिक कुंडली पर गोचर की, उसके बाद फलादेश पर भरोसा किया करिए, चीज़ें बेहतरीन आपको मिलेंगी। तो इस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को करते रहिए। उम्मीद है कि एक जानकारी आपको मिली होगी और आपके लिए निश्चित रूप से एक मार्गदर्शन का काम करेगी। धन्यवाद।